नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोनिका चौधरी। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके पहले की वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन की विधियां, ये सब चीजें हम अपनी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय किसको जाता है? सिगमंड फ्रायड महोदय को जाता है। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? चेतन की अपेक्षा अचेतन अधिक व्यापक एवं जटिल होता है। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में हर चीजों को, एक एक पार्ट को अलग अलग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो अगर हम इनके एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे तभी हमें ये चीज समझ में आएगी। और ये आपका किसी भी एग्जाम में कंपलसरी रहता है। जैसे आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, टेट का दोगे, सीटेट दोगे, नेट दोगे, जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा उसमें आपका ये टॉपिक से जरूर क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको ध्यान से समझोगे तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहले आपको क्या बताया गया? चेतन की अपेक्षा इन्होंने अचेतन को अधिक व्यापक एवं जटिल बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? तीन व्यक्तित्व के संगठन अपना सिद्धांत में क्या होता है? इन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीन भाग में ये बांटे थे। इन्होंने बोला कि चेतन मन की अपेक्षा जो हमारा अचेतन मन होता है ये ज्यादा जटिल और ज्यादा व्यापक होता है। इन्होंने अचेतन मन में अपनी दमित और असामाजिक इच्छाओं को बताया। अचेतन मन में क्या बताया? हमारी दमित और असामाजिक इच्छाओं को बताया। और चेतन मन में उन्होंने क्या बताया? चेतन मन को उन्होंने सामाजिकता से रिलेटेड चीजों से जोड़ा कि हम जो समाज में व्यवहार करते हैं वो सब चीजें हमारी किस में आ जाएंगी? चेतन मन में आ जाएंगी। और उसके बीच में उन्होंने अर्धचेतन को क्या बोला? चेतन और अचेतन को मिलाने का कार्य कौन करता है? बैलेंस करने का काम अर्धचेतन मन करता है। अर्धचेतन मन को इन्होंने चेतन मन और अचेतन मन के बीच का पुल बताया। ठीक है, उसके पुल किसको बताया इन्होंने? अर्धचेतन को। क्लियर है? यस मैम। देखिए, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बर्फ का टुकड़ा है, वो पानी की लेयर पे तैर रहा है। तो पानी की लेयर पे जो ऊपर का हिस्सा है उससे कहीं अधिक हिस्सा कहाँ रहेगा? पानी के अंदर रहेगा। तो उन्होंने पानी के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा? चेतन मन कहा। लेकिन पानी के नीचे वाला जो अधिक हिस्सा है उसको किससे कंपेयर किया इन्होंने? अचेतन मन से। क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि अचेतन मन में हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो दमित होंगी, ठीक है, या असामाजिक होंगी। तो वो सब चीजें हम लोग करते नहीं है। क्यों? समाज के डर से, या फिर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा हमसे, जो भी चीजें हो। तो जो चीजें हम लोग हमारे अंदर दमित है वो चीजों को फ्रायड महोदय ने ज्यादा बताया, और जो चीजें हम करते हैं उन चीजों को उन्होंने कम बताया। तो उन्होंने बताया कि चेतन मन के कंपेयर में अचेतन मन जो हमारा होता है वो अधिक व्यापक और अधिक जटिल होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद उन्होंने देखिए व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर बताया। व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा। इदम, अहम, परा अहम, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में उन्होंने क्या कहा? इड में जो होती है ये हमारी जो जन्मजात आदतें होती हैं वो चीजें होती हैं। इड, देखिए, इड में उन्होंने कहा कि हम किसी कार्य को तुरंत करके संतुष्टि पाना चाहते हैं। तो उसे उन्होंने किस में रखा? इदम में रखा। इदम किसी भी प्रकार का तनाव एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि तुरंत कोई कार्य हम करें और उसका तुरंत हमें तुरंत हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। फिर उन्होंने क्या? अहम को, अहम में उन्होंने सामाजिक तत्वों को रखा। जो समाज में हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं उस चीजों को उन्होंने किस में रखा? अहम में रखा। इदम को इन्होंने क्या कहा? ये अचेतन मन से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि अचेतन मन में हमारी क्या होती है? दमित और असामाजिक इच्छाएं होती हैं। और इदम भी सिर्फ सेम वैसा ही होता है। वो किसी भी कार्य को करके तुरंत संतुष्टि पाना चाहता है, तुरंत किसी चीज से छुटकारा पाना चाहता है। और अहम को इन्होंने कुछ में चेतन के साथ रखा और कुछ में
अचेतन मन के साथ रखा। और देखिए इसमें क्या हो गया, आपका सामाजिक इच्छाएं हो गई। समाज में जिस तरह से आप जुड़े रहते हो, समाज में रह रहे हो, तो क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करना है, वो आपको किस में आ जाएगा, अहम में आ जाएगा। और परम अहम को इन्होंने अपने नैतिकता से जोड़ा। जो नैतिकता से रिलेटेड चीजें करते हैं वो किस में हो जाती है, उनकी परम अहम में। एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप लोग समझो। देखिए क्या चीजें बताया उन्होंने कि जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई है और आप घर से गुस्से में निकले और आपको क्या मन करेगा, अब जाके सामने वाले को मार डालूं, ऐसा ही सोचोगे ना। तो घर में जो चीजें भी मिलेगी, चाकू मिलेगा, चाकू लेके आप अपने जेब में भरे और निकल गए उसको मारने के लिए। तो ये आपका क्या आया, ये आपका इदम हो गया कि आपको तुरंत क्या हुआ, किसी से लड़ाई हुई, आपको गुस्सा आया और आप तुरंत क्या हुए, घर से चाकू लेके निकल गए लड़ाई करने के लिए। ये क्या होता है, इदम। आगे पीछे कोई चीजों को सोचता नहीं है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, क्योंकि ये आपकी जन्मजात प्रकृति से रिलेटेड है। ये तो सिर्फ क्या चाहते हैं, तुरंत हमें किसी चीज से छुटकारा मिल जाए या तुरंत हम किसी कार्य को कर ले उसका फल मिल जाए। तो ये क्या चीजें आया, तुरंत वो चाकू निकाला और लड़ने के लिए निकल गया। फिर रास्ते में जाते हुए उसको क्या दिखा, रास्ते में जा ही रहा था मारने के लिए कि उसके सामने से पुलिस की गाड़ी क्रॉस की। तो वो पुलिस की गाड़ी देखा तो उसके दिमाग में क्या चीजें आएंगी कि अगर मैं उसको जाके मार डालता हूं तो क्या होगा, मुझे जेल हो जाएगा, मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सब चीजें दिमाग में आएंगी, आएंगी ना। क्या किया फिर उसने, वो जा रहा था मारने के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, सामाजिक दायरों से बंधा कि नहीं बंधा कि अगर मैं मार दूंगा तो समाज से बाहर हो जाऊंगा, जेल हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। तो ये क्या हुआ, समाज के नियम कानून से बंध गया वो। तो वही आपका क्या हो गया, अहम हो गया। क्योंकि इसमें क्या सामाजिकता की बात करते हैं, सामाजिक दायरे की बात करते हैं। फिर वो सोचने लग गया कि अब करे क्या, मार तो सकते नहीं है। फिर वो उसके दिमाग में क्या आया कि चलो छोड़ो, जाने देते हैं, उसको हम लोग माफ कर देते हैं, ठीक है, उसको माफ कर देता हूं मैं और उसको जाके मतलब बोल देता हूं कि हम दोनों की गलती थी, किसी एक की गलती नहीं थी, हम दोनों की गलती थी, चलो माफ करके उससे दोस्ती कर लेता हूं। और आप गए उससे माफी मांगे और उससे दोस्ती कर लिए। वो किस में आ जाएगा, वो आपकी नैतिकता हुई, हुई कि नहीं हुई। किसी को माफ करना तो एक नैतिकता ही है ना, बड़ा काम है, तो वो आपका परम अहम में आ जाएगा। क्लियर है, इड ईगो सुपर ईगो क्लियर हो गया ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं व्यक्तित्व की गतिकी पे। व्यक्तित्व की गतिकी को उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला है मूल प्रवृत्तियां, दूसरा है चिंता और तीसरा है रक्षात्मक युक्तियां। मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने 2 भागों में बांटा। किसमें किसमें, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने इरोस कहा और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को इन्होंने थैनाटोस कहा। क्लियर है, ठीक है। और अगला आगे हम लोग क्या देखे थे, चिंता। चिंता व्यक्ति को संभावित खतरों के प्रति सतर्क करती है। ये किसने कहा, फ्रायड महोदय ने। फ्रायड महोदय ने क्या कहा कि चिंता जो होती है वो किसी व्यक्ति को सामने जो आने वाली समस्या उससे क्या करती है, उसको सतर्क करती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, रक्षात्मक युक्तियां। रक्षात्मक युक्तियां भी बहुत सारी इन्होंने बताया। देखिए रक्षात्मक युक्तियां कौन कौन सी हैं, दमन, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और विस्थापन। क्लियर है। फिर इन्होंने व्यक्तित्व का विकास, इसको इन्होंने लिबिडो कहा। इसको भी इन्होंने 5 भागों में बांटा। कौन कौन सा, पहला मुखावस्था। जैसे आप लोग विकास की अवस्थाएं पढ़े हैं, विकास की अवस्थाओं में अलग अलग में बांटे थे ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो उसी तरह से इन्होंने भी अलग अलग तरीकों से बांटा, अलग अलग। तो उसको उन्होंने क्या कहा, देखिए पहले मुखावस्था जन्म से 1 वर्ष, गुदावस्था आपका 1 से 3 वर्ष, शिशनावस्था को उन्होंने 3 से 5 वर्ष, अव्यक्तावस्था 6 से 12 वर्ष, जननेंद्रिय अवस्था 12 से मृत्यु पर्यंत। क्लियर है यहाँ तक। देखिए और एक टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन फंसता है, ये देखिए नोट करके मैंने लिख दिया है।
लिंग प्रधानावस्था में लड़का अपनी मां से लगाव रखता है, जिसे फ्रायड महोदय ने मातृ मनोग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की अपने पिता से लगाव रखती है, जिसे फ्रायड महोदय ने क्या कहा, पितृ मनोग्रंथि या फिर इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? मां से, अगर लड़का अपनी मां से लगाव रखता है तो उसे क्या कहेंगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की अपने पिता से लगाव रखती है उसे इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। क्लियर है?